कोप्लेनर वेक्टर मतलब जो एक ही प्लेन में हो, और एक ही प्लेन के लिए मैंने आपको बताया कि आप पलंग पे ऐसे लेट जाओ, उल्टे या सीधे जैसे भी हो, है ना, वो डिपेंड करता है आप लोगों पे, और लेट जाओ तो आप पलंग के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। बस थोड़ी देर बाद आंख लग गई और बस फिर जीवन में बचा ही क्या है, सोने से अच्छा सुख है ही नहीं जीवन में। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि आप पलंग पे अगर पड़े हो तो आप एक वेक्टर हो, पलंग एक प्लेन है, आप पड़े हो, आपके साथ में आपके 3-4 दोस्त पड़े हैं, तो वो सब के सब क्या हो गए, वो कोप्लेनर वेक्टर हो गए, और वो प्लेन क्या हो गया, पलंग हो गया। इस तरह से आप ये समझ सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही अच्छी सी बात, प्यारी बात करते हैं, जो कि मैं आगे कई बार यूज करूंगा, तो आपको अभी मैं समझा देता हूं। चलिए, जैसे A, B, C, D डैश 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 आर कोप्लेनर वेक्टर्स एंड वेक्टर n, ये जो n है इज नॉर्मल टू द प्लेन। आप समझना कि बहुत सारे वेक्टर है एक प्लेन में, ये सारे वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। अब इन वेक्टर्स के लिए मैंने बोला कि एक प्लेन का नॉर्मल है। अब देखो ये नॉर्मल है प्लेन का, इस नॉर्मल के पैरेलल मैं बहुत सारे नॉर्मल यहां प्लेन में बना सकता हूं, इनफाइनाइट नॉर्मल्स बना सकता हूं, आप देख सकते हो ये। अब ये जितने भी नॉर्मल होंगे इस नॉर्मल के पैरेलल, मतलब सेम लेंथ के मैं बहुत सारे नॉर्मल बना सकता हूं, डायरेक्शन ये बाहर की तरफ और सेम लेंथ के। तो आप समझो कि ये n वेक्टर जो होगा इसके पैरेलल जितने भी नॉर्मल मैं बनाऊंगा वो सारे नॉर्मल इन सारे वेक्टर के क्या होंगे, इन सारे वेक्टर पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इन सारे वेक्टर पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। आ गया? तो मैं बोल सकता हूं कि n नॉर्मल टू द प्लेन, और ये जो नॉर्मल है इन सभी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ओके, प्लेन एंड विल बी perpendicular to all the vectors in plane। अब बस एक बात आप याद रख लेना, आगे मैं आपको बताऊंगा भी कि ये वेक्टर है प्लेन में और ये नॉर्मल है इन सभी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। आप ये मत सोचना कि नॉर्मल तो एक ही है और वेक्टर इतने सारे तो कहां ले जाओगे, तो मैं इसके पैरेलल खूब सारे नॉर्मल यहां खड़े कर दूंगा इस बोर्ड के प्लेन पे, और इसी लेंथ के और इसी डायरेक्शन में जाने वाले, तो वही नॉर्मल सारे सेम लेंथ सेम डायरेक्शन इक्वल वेक्टर हो गए। तो ये सारे जो नॉर्मल बनेंगे इसके पैरेलल, ओके, ये सारे जो नॉर्मल बनेंगे इसके पैरेलल वो इन सभी वेक्टर्स पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अब यहां से आपको एक छोटी सी बात बस याद रखने के लिए बोल रहा हूं, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी कि अगर ये नॉर्मल इन सभी पे परपेंडिकुलर है, या हम एक सिंपल वे में देखें तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, जैसे ये हो गया नॉर्मल वेक्टर और ये हो गया वेक्टर ए। ओके, जैसे ये वेक्टर ए हो गया और ये हो गया नॉर्मल वेक्टर। तो आप सोचो कि इस ए वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री, और अगर ऐसा है तो दोनों का एक प्रोडक्ट होगा। आगे मैं सिखाऊंगा, अभी आपको इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, केवल सुनना है। आगे हम इसको जब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तब इसको एक्सप्लोर करेंगे, तब आपको थोड़ा सा मतलब तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी जस्ट आपको याद रखना है। तो a डॉट n इक्वल्स टू 0 होता है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अभी याद रख लेना, जब प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, अभी लिख लेना। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यह बात आपको याद रखनी है। तो ये नॉर्मल इन सभी पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि नॉर्मल इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर है। इस नॉर्मल के पैरेलल हजारों नॉर्मल बना दूंगा, वो इन सभी पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर, और वो जो नॉर्मल बनेंगे सारे वो इसी लेंथ के इसी डायरेक्शन में, तो उनको मैं n वेक्टर बोल सकता हूं। और अगर ऐसा है तो उस नॉर्मल वेक्टर का सभी के साथ डॉट प्रोडक्ट
सभी के साथ डॉट प्रोडक्ट डैश 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 क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट 0। इसलिए आप ये बात ध्यान रखिएगा और आगे मैं जब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ाऊंगा तो हम इसको बिखेर देंगे, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं और वेक्टर के कंपोनेंट निकालते हैं एक्स वाई प्लेन में और आगे बताऊंगा। चलिए देखिए, अभी तक हमने वेक्टर का इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, और कुछ वेक्टर के इंपॉर्टेंट टाइप्स देखे। अब क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन के लिए हमको वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है। अब रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए हमको रेफरेंस चाहिए। क्या चाहिए? रेफरेंस। जैसे हमने बचपन में, मतलब आप लोगों ने देखा होगा 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक्स वाई एक्सिस हम यूज करते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे डिनोट करना है तो हम एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वेक्टर में भी अगर हमको वेक्टर को, मतलब एक्चुअल में आपको वेक्टर को डिफाइन करना है तो आपको उसको लोकेट करना पड़ेगा कि किस जगह है। तो लोकेट करने के लिए, मतलब लोकेट करने का मतलब है कि आपको कोई ना कोई रेफरेंस चाहिए ना, कि जिसके रेस्पेक्ट में मैं देख सकूं कि यार ये वेक्टर किधर जा रहा है। ओके, तो एक्स वाई प्लेन में हम कोऑर्डिनेट यूज करते थे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। वो किस लिए? किसी पॉइंट की लोकेशन। अब अगर आपको पॉइंट को लोकेट करना है तो एक लाइन के बेसिस पे आप लोकेट नहीं कर सकते। कि जैसे मैंने बोला कि यार एक पॉइंट है, वो इस लाइन से 3 सेंटीमीटर ऊपर है। तो अब आप सोचो कि इस लाइन से 3 सेंटीमीटर ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो आप जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो सामने वाला नहीं बता पाएगा अगर वो एक ही लाइन का यूज करेगा। अब इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? 2 एक्सिस। क्योंकि आपने 2 एक्सिस लिए, आपने बोला कि यार ये पॉइंट है, ये एक लाइन से 3 सेंटीमीटर ऊपर है और एक लाइन से 4 सेंटीमीटर आगे की तरफ है। तो ये आप समझो कि 3 सेंटीमीटर ऊपर और 4 सेंटीमीटर आगे की तरफ। अब फिक्स है, इसी पॉइंट की बात हो रही है, इसके अलावा आप किसी पे भी नहीं जाओगे। ओके, तो इसलिए हमको रेफरेंस के लिए 2 लाइंस की जरूरत पड़ती है और 2 परपेंडिकुलर लाइंस हम लेते हैं तो उससे हमारा काम इजी होता है, कैलकुलेशन इजी होती है। केवल यही रीजन है चॉइस ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए कि आप 2 एक्सिस परपेंडिकुलर क्यों चूज करते हो, उसका रीजन यही है जो मैंने आपको अभी बताया। तो इसी तरह से अगर हमको वेक्टर को लोकेट करना है तो हमको रेफरेंस चाहिए, तो हम रेफरेंस लेते हैं ओरिजिन। क्या लेते हैं? ओरिजिन। और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उस वेक्टर की जो पोजीशन होती है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। यहां पे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। जैसे यहां पे ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y, तो ये डिस्टेंस y हो गई और ये डिस्टेंस हो गई x। आ गया? ये डिस्टेंस हो गई x और ये डिस्टेंस हो गई y। ओके, तो ये x, y इस पॉइंट P के क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, चलिए अब यहां पे मैंने कोऑर्डिनेट वर्ड यूज किया ओरिजिन से इनकी पोजीशन देखने के लिए। वेक्टर के लिए मैं क्या यूज करूंगा? पोजीशन वेक्टर। मतलब जैसे एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। आ गया? अब मेरे को इनकी पोजीशन देखनी है तो इसकी पोजीशन में हमेशा किसके रेस्पेक्ट में देखूंगा? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। वेक्टर की पोजीशन भी आप किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अभी मैं केवल ओरिजिन बना रहा हूं, एक्स वाई एक्सिस नहीं बना रहा, क्योंकि मेरे को एक्सिस की जरूरत नहीं है, मेरे को केवल ओरिजिन की ही जरूरत है। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मैं हमेशा वेक्टर की पोजीशन ऑब्जर्व करता हूं, उसको मैं बोलता हूं पोजीशन वेक्टर। जैसे ये ए है तो ओ ए जो है, अब देखो यहां पे 2 चीजें हैं, है ना, आप ध्यान रखिएगा कि इस पॉइंट को मैं अगर एक्स वाई प्लेन पे डिनोट करता हूं आपकी 10th क्लास के हिसाब से, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करता हूं तो इसके लिए मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर। तो ये जो ए है ये क्या हो गया? ए क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। इसको पोजीशन वेक्टर, जैसे यहां पे कोऑर्डिनेट बोलता था, या पोजीशन वेक्टर।
अब अगर मेरे को वेक्टर निकालना है तो देखो यहां पे वेक्टर, तो ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर में क्या मानता हूं, 0। ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर में 0 मानता हूं, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, सीधे ए वेक्टर बोल सकता हूं। ठीक है, आ गया, क्योंकि ओरिजिन का तो क्या मानता हूं मैं, 0। इसी तरह से इस बी का पोजीशन वेक्टर मैं क्या बोल सकता हूं, बी वेक्टर, क्योंकि ओरिजिन का तो क्या ले लिया मैंने, 0, है ना। तो ओरिजिन को रेफरेंस इसीलिए मान रहा हूं क्योंकि ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर 0 मानते हैं। तो अब मैं इस बी को क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। ओके, अब देखिए यहां से एक बात आप समझिएगा, पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में आप डिफरेंस यहीं से समझ जाइएगा, तो आपको आगे बहुत आसानी होगी चैप्टर पढ़ने में। ये देखिए, ये ओ ए हो गया, ये हो गया ओ बी, मैंने इसको प्रॉपर डायरेक्शन दे दी। अब हम यहां पे डायरेक्शन से चलते हैं। मैं ओ से ए पे गया, ओ ए वेक्टर, प्लस ए से कहां गया, बी पे, ए बी वेक्टर इक्वल्स टू, क्योंकि मेरे को ओ से कहां जाना था, बी पे, तो ओ ए प्लस ए बी कहां आ गया, बी पे आ गया, तो मैं ऐसे भी जा सकता हूं, ओ बी। आपको ऐसा जरूरी नहीं कि जैसी डायरेक्शन मैंने दी है वैसी देना है, आप कैसे भी डायरेक्शन दे सकते हो। अब देखिए ओ ए का पोजीशन वेक्टर मैंने ए वेक्टर लिया, पोजीशन वेक्टर मतलब यहां पे कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब ये इसको 0 माना है, 0 वेक्टर माना है, तो ये आपका ओ ए क्या हो गया, वेक्टर ए। ओरिजिन माना है इसलिए ये क्या हो गया, वेक्टर बी आ गया, क्योंकि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है सीधे यही क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ये ओरिजिन है, 0 है, 0 वेक्टर, तो इसके रेस्पेक्ट में ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, और ओरिजिन होने की वजह से इस पूरे वेक्टर को मैं क्या बोल सकता हूं, ए वेक्टर। इस वेक्टर को ए वेक्टर और इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर भी मैं ए वेक्टर बोल सकता हूं, क्योंकि ये ओरिजिन है, इसके पोजीशन वेक्टर 0 है। इसी तरह से बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर बोल सकता हूं, और इस वेक्टर को मैं बी वेक्टर बोल सकता हूं, क्योंकि ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर 0 वेक्टर है। अब अभी तक मैंने वेक्टर ए बी की बात की ही नहीं है, क्योंकि यहां कोई ओरिजिन ही नहीं है रेफरेंस के लिए, तो इसलिए मैंने अभी तक ए बी वेक्टर की बात नहीं की। अब मैं आपको समझाता हूं कि ए बी वेक्टर आप कैसे निकालोगे, पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में डिफरेंस यहीं पे क्लियर कर दूंगा। उसके लिए मैं आपको ये जो डायरेक्शन मैंने दी है, आप जो चाहे वो दे सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपकी इच्छा है तो आप इधर से इधर, इधर से इधर और बी से ए दे दो, ऐसा चाहो वैसे दे सकते हो। तो मैं क्या कर दूंगा, ओ बी प्लस बी ए इक्वल्स टू ओ ए। जो मैंने यहां डायरेक्शन दी है, ओ ए प्लस ए बी बराबर ओ बी। ओ ए वेक्टर को मैं ए वेक्टर बोल सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ए लिए है मैंने, और ओरिजिन होने की वजह से इस पूरे को ए वेक्टर बोल सकता हूं। ए बी के बारे में कोई कमेंट किया ही नहीं है, क्योंकि यहां ओरिजिन है ही नहीं, तो इसके पोजीशन वेक्टर की बात मैंने की नहीं है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर पॉइंट का होता है। एक बात तो ये याद रखना, कभी भी लाइन का पोजीशन वेक्टर नहीं होता, लाइन तो खुद एक वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पॉइंट का होता है, पोजीशन वेक्टर भी पॉइंट का होता है। बट ओरिजिन होने की वजह से इसको मैं ए वेक्टर बोल रहा हूं, ओरिजिन होने की वजह से इसको बी वेक्टर बोल रहा हूं, याद रखना, ठीक है। और ये ए का पोजीशन वेक्टर भी है ना, और वेक्टर ए भी इसको बोल सकता हूं। अभी आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ओबी को मैंने बोला बी वेक्टर। अब आप देखिए अल्टीमेटली ए बी बराबर क्या हो गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ गया। ए बी को मैंने बोला बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब ए बी लिखा है तो पहले क्या आया, बी, और फिर क्या आया, ए। मतलब ए बी लिखा है तो पहले बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। वेक्टर ए बी कैसे लिखा, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ओके। या फिर मैं बोलूं ओ बी मतलब बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ओ ए का पोजीशन वेक्टर। तो
आपको अगर पोजीशन वेक्टर पता है दो पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर पता है, आपको वेक्टर निकालना है, आप सिंपली कैसे निकाल सकते हो? वेक्टर ए बी बराबर क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ बाद वाला, बी फॉर बाद वाला, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पहले वाला। तो यह आ गया वेक्टर ए बी, इसको मैं बोलूंगा बी माइनस ए। यह वेक्टर है पूरा, ये बी माइनस ए पोजीशन वेक्टर नहीं है, यह पूरा वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर पॉइंट का होता है, बट ये ओरिजिन है। आप देखो, अब आपको ये ओए वाली बात समझ में आ जाएगी। ओ का पोजीशन वेक्टर 0 है, 0 वेक्टर, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर। तो यहां पे अल्टीमेटली हुआ क्या कि ओए को हमने क्या लिखा? ए का पोजीशन वेक्टर माइनस ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर। तो ये अल्टीमेटली ए के बराबर आ गया, इसलिए मैं इसको ए का पोजीशन वेक्टर भी बोल रहा हूं और इसको ए वेक्टर भी बोल रहा हूं। आ गया? अब देखिए वही बात यहां पे ओबी आप देखिए, ओबी वेक्टर बाद वाला माइनस पहले वाला, तो बी वेक्टर माइनस ओरिजिन का 0 वेक्टर, तो क्या आ गया? बी। तो इसलिए मैं इसको वेक्टर बी भी बोल सकता हूं और पोजीशन वेक्टर भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन किया है। ओबी को लिखा बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 0 होने की वजह से ये वेक्टर बी हो गया। यहां देखो कोई भी 0 नहीं था, तो ये वेक्टर क्या हो गया? बी माइनस ए। तो आई होप कि आपको पोजीशन वेक्टर और वेक्टर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वेक्टर मतलब लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। पोजीशन वेक्टर किसका होता है? पॉइंट का। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखा मैंने, तो ये पोजीशन वेक्टर ए था, बट ओरिजिन का 0 होता है, तो a माइनस 0 किया, तो ये वेक्टर भी क्या बन गया? a बन गया। कंफ्यूज मत होना, ठीक है? चलिए मान लीजिए आपको वेक्टर ba निकालना है, तो क्या करोगे? बाद वाला माइनस पहले वाला, तो oa माइनस ob, तो क्या हो गया पोजीशन वेक्टर? a माइनस b। अब किसी के लिए भी निकाल सकते हो, जैसे आपको pq निकालना है, तो क्या आ जाएगा? OQ माइनस OP, इस तरह से। तो आप पोजीशन वेक्टर बता सकते हो। क्लियर? मान लीजिए पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर क्या है? P वेक्टर है, और Q का Q वेक्टर है। तो वेक्टर PQ क्या हो गया? Q माइनस P। ये Q माइनस P वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। तो आई होप कि आपको पोजीशन वेक्टर और वेक्टर में डिफरेंस समझ में आ गया, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है। तो मैं आपको बेसिक चीजें स्टार्टिंग में ही क्लियर करते हुए चलूंगा, आगे इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। तो चलिए अब हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं और फिर आगे की कहानी देखते हैं। आइए देखिए, बड़ा ही आसान तरीका है कि अब कोई वेक्टर जा रहा है, ये देखो ये जा रहा है, ये गया, ये गया, ये गया, ये जा रहा है वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन में मेरे को एक मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि आपको मैंने एक बात बताई थी कि दो वेक्टर पैरेलल है, तो किसी एक को क्या लिख सकता हूं? दो वेक्टर पैरेलल है, तो एक को क्या लिख सकता हूं? ये बी वेक्टर हो गया और ये ए, तो ए क्या लिख सकता हूं? लैम्डा टाइम्स बी। इस कॉन्सेप्ट को देख के मेरे मन में एक ख्याल आया, वो ख्याल ये है कि अगर ऐसा है तो मैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में जो चाहूं वो मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकाल सकता हूं। कैसे? समझना, इस वेक्टर ए की डायरेक्शन में मेरे को एक टुकड़ा काटना है, ठीक है? बहुत लंबा वेक्टर है, जा रहा है, इधर से जा रहा है, नहीं इधर से आ रहा है और इधर जा रहा है, इधर हेड इधर टेल, ऐसे जा रहा है, यूं यूं। ओके, तो ये जा रहा है। आप सोचो कि इसने मेरे को एक टुकड़ा काटना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना रखना है? लैम्डा। मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर की डायरेक्शन में, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? यूनिट वेक्टर। तो देखिए, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू ए कैप, यूनिट वेक्टर मतलब टोपी लगा दो, ए कैप
बराबर वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है, ये आ गया ए कैप। अब आप सोचिए, ए कैप आ गया। अब इस डायरेक्शन को लेता हूं मैं, तो ये टुकड़ा मैंने निकाल लिया, ये टुकड़ा हाथ में आ गया। ये देखो, ये देखो, ये टुकड़ा आ गया, ये टुकड़ा आ गया, ये टुकड़ा ले लिया, देखो ले लिया मैंने टुकड़ा ये। अब इस टुकड़े को मैंने खींच दिया, खींच दिया। कितना खींच दिया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाए? लैम्डा। खींच दिया, आ गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना बना दिया? लैम्डा, आ गया। तो मैंने मतलब क्या किया? मैंने इसका एक यूनिट वेक्टर लिया, ए कैप, एक वेक्टर लिया और इसको खींच दिया, खींच के और इसका मैग्नीट्यूड कितना बना दिया? 7, आ गया। अल्टीमेटली मैंने क्या किया? लैम्डा मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना था, मैंने खींच दिया, इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा बना दिया। और डायरेक्शन कौन सी? ए कैप ने दे दी डायरेक्शन, ए कैप ने दे दी डायरेक्शन, मैंने इसको खींच दिया, इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा बना दिया, तो ये बन गया लैम्डा ए वेक्टर। ये कैप भी वेक्टर ही है। ओके, आप देखिए कि अगर यूनिट वेक्टर ये है तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड लैम्डा इन डायरेक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू ए कैप। वो लैम्डा मतलब ए कैप लिया मैंने और तो खींच दिया, कितना बना दिया? लैम्डा। अल्टीमेटली मैंने क्या किया? लैम्डा का मल्टीप्लाई किसमें कर दिया? क्योंकि खींचा मतलब मैग्नीट्यूड लैम्डा, तो कैसे बनाया? लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिया इस यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर निकाला, खींच दिया, मतलब कितना कर दिया? लैम्डा टाइम्स कर दिया। तो अपने पास जो वेक्टर बना वो क्या बना? लैम्डा ए कैप। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कि आपको किसी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर फिक्स मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है तो आप क्या करो? उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लो और यूनिट वेक्टर का उस मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब उस यूनिट मैग्नीट्यूड के वेक्टर को लेके खींच दो। खींच दिया, कितना खींचना है कि वो लैम्डा मैग्नीट्यूड बन जाए। ठीक है, ये आपका काम हो गया। तो अब आप समझना कि इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा क्यों। आप लैम्डा ए कैप का मैग्नीट्यूड लीजिए, ठीक है, तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, आ गया, और ए कैप का मैग्नीट्यूड, ए कैप मतलब क्या होता है? वेक्टर ए अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अब आप समझोगे ये तो नीचे वाला तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको 10 बार लगा दो। ऊपर वाला भी क्या बन गया? ये कैंसिल हो गया और ये बन गया लैम्डा। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? लैम्डा। तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको लैम्डा मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है तो सीधे क्या कर दो? लैम्डा का उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वेक्टर बी की डायरेक्शन में निकालना है तो क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू बी कैप, या फिर मैं बोल सकता हूं लैम्डा इंटू बी वेक्टर, लैम्डा इंटू बी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। सी की डायरेक्शन में निकालना है, सी की डायरेक्शन में निकालना है ये वेक्टर सी, तो सी कैप इंटू लैम्डा। सी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लैम्डा मैग्नीट्यूड का सी कैप इंटू लैम्डा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिए एनडीए, एक्स ग्रुप, आईआईटी, बिट सेट, हर एग्जाम के लिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इवन फॉर बोर्ड, हर एग्जाम के लिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि आप किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में
जिस मैग्नीट्यूड का चाहे वेक्टर निकाल सकते हैं। ये पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। आइए, आप मेरी बात को समझना कि जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा है 2D मतलब हम दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कोई प्लेनर ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम दो एक्सिस यूज करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोई 3D ऑब्जेक्ट है तो 3D ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए हम 3 साइड्स का यूज करते हैं। ओके, आप 3 व्यूज उसके देख सकते हैं, टॉप व्यू, फ्रंट या बैक व्यू, आइट साइड का व्यू। टॉप और बॉटम, बॉटम में तो कोई देख नहीं सकते, अंदर घुसना पड़ता है ना। तो टॉप और बॉटम व्यू एक जैसा होगा अगर सिमेट्रिकल है। साइड व्यू और फ्रंट व्यू, फ्रंट या बैक। तो अल्टीमेटली हमको कितने 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है 3D ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। तो हम यहां पे सीधे 3D 3 एक्सिस का ही मैं यूज कर रहा हूं। 3 एक्सिस मतलब ये ऐसे देखो, ये आप कोई भी वॉल का कॉर्नर देखिए, कोई भी वॉल का कॉर्नर ले लीजिए। जैसे यहां पे इधर कॉर्नर है तो ये टॉप में जो हाइट है इसको मैंने क्या बोल दिया, z एक्सिस। ये बेस में जो रेक्टेंगल बन रहा है रूम में, एक को मैंने बोल दिया x एक्सिस और इधर वाले को बोल दिया मैंने y एक्सिस। आ गया इस तरह से। ये हो गया अपना x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो जब 3D की बात करता हूं मैं तो रेफरेंस के लिए मैं 3 एक्सिस लेता हूं। कौन कौन सा, x, y और z तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो। इसी तरह से जब हम किसी वेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पोजीशन वेक्टर, उसकी पोजीशन। अब अगर हम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देखें तो पोजीशन हो गई। अब जब मैं एक्सिस का यूज करता हूं, आ गया, तो वहां पे हम किस तरह से इसको देखते हैं आप देखिएगा। ये कौन सा एक्सिस, आप देखो ये फिंगर, ये कौन सा एक्सिस, z एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, x एक्सिस और ये y एक्सिस। इस तरह से 3 ले लिए। अब जब हमको वेक्टर को लोकेट करना है तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम लोकेट कर देते हैं। अब क्या होता है कि हम एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब हम वेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पे क्या करते हैं, हम वेक्टर के हिसाब से जब बात करते हैं तो x एक्सिस को मैं एक यूनिट वेक्टर से रिप्लेस करता हूं जिसको मैं बोलता हूं आई कैप। देखो यूनिट वेक्टर से रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में मैं किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले सकूं। आप इसको x एक्सिस को क्या बोल दीजिए, आई कैप। आई कैप इसलिए क्योंकि मैंने एक वेक्टर लिया आई कैप, यूनिट वेक्टर लिया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में मैं जितना चाहूं उतने मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले सकता हूं और ऐसा मेरे को करना भी है, इसलिए मैंने इसको एक यूनिट वेक्टर बोल दिया आई कैप। जैसे हम अगर ऐसा बोले तो x, y, z एक्सिस, और यहां पे हम वेक्टर में क्या करते हैं 3 ट्रायड्स लेते हैं, ट्रायड्स ऑफ 3 यूनिट वेक्टर्स। ये आई कैप, ये क्या हो गया j कैप और ये k कैप। 3 यूनिट वेक्टर ले लेते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यूनिट इसलिए क्योंकि इनकी डायरेक्शन में आप चाहो जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकाल सकते हो। अब देखिए यहां पे कोई पॉइंट है, आप समझो कि ये कोई पॉइंट है P। अगर मैं थोड़ी देर के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y, z। ठीक है, आ गया। अब मेरे को इसकी पोजीशन निकालनी है। कोऑर्डिनेट है इसकी x एक्सिस पे, अगर मैं देखूं तो x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ये देखिए, ये देखो, ये डिस्टेंस कितनी x, और किसकी डायरेक्शन में, i की डायरेक्शन में। तो इसको मैं बोल दूंगा x i कैप। i की डायरेक्शन में x मैग्नीट्यूड का वेक्टर। मैं इस वेक्टर OP को तीनों की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहा हूं। आ गया। चलिए अब इसका अगर मैं y कोऑर्डिनेट देखता हूं तो y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक तरह से ये डिस्टेंस y मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में, j डायरेक्शन में, y j कैप। अब आप समझो कि ये क्या हो गया,
आप मेरी बात को समझना, मैं आपको यहीं पे सिखा दूंगा कि मैं पोजीशन कहां से देखना चाहता हूं, ओरिजिन से, और यहां पे ये पॉइंट दिया है और इस पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं। अगर मैं वेक्टर के हिसाब से बोलूं तो इसके 3 कंपोनेंट है। आई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो x है, x मैग्नीट्यूड का है। जे डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो y मैग्नीट्यूड का है, और k डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो z मैग्नीट्यूड का है। आ गया? ये पॉइंट है इसके 3 कंपोनेंट है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। एक को मैंने बोला आई कैप, दूसरे को जे कैप और तीसरे को के कैप। तीनों यूनिट वेक्टर है। तीनों की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स है वो किस तरह से है कि x डायरेक्शन में, सॉरी आई डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है x, ये इसका मैग्नीट्यूड x। जे डायरेक्शन में कंपोनेंट y, ये इसका मैग्नीट्यूड y। और z डायरेक्शन में एक कंपोनेंट है वो कितना है z, सॉरी k डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना है, मान लो z। इस तरह से अब मेरे को तीनों डायरेक्शन में इस वेक्टर के कंपोनेंट दिए। किस वेक्टर के? ओपी के। सीधे उसने मेरे को ओपी नहीं दिया है, क्या बोला है कि यार ये वेक्टर ओपी है, इसका ये आई डायरेक्शन में मतलब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर ट्रायड्स हैं यूनिट वेक्टर के। आई डायरेक्शन में कंपोनेंट x है, जे डायरेक्शन में y है और के डायरेक्शन में z है। अब आप वेक्टर ओपी निकाल के बताओ इन कंपोनेंट का यूज करके। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं निकाल दूंगा, तू इधर आ, तू इधर आ। मैंने देखा कि यार x मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट आई डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया x आई कैप। तो इसी के पैरेलल इक्वल लेंथ का ये भी क्या हो गया x आई कैप। फिर ये y मैग्नीट्यूड का j डायरेक्शन में क्या हो गया y j कैप। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया y j कैप। अब आप समझो कि ये x i कैप, ये y j कैप, अगर मैं यहां से ये क्या बनाऊंगा OQ, तो आपका जो OQ बना वो क्या बना, ये OR प्लस RQ। OQ क्या बना OR प्लस RQ। प्रॉब्लम समझो, सामने वाले ने क्या बोला है कि भाई मैं इस बार तेरे को पोजीशन वेक्टर नहीं दे रहा P के, मैं तो सीधे क्या दे रहा हूं कि इस पॉइंट P का तेरे को पोजीशन वेक्टर निकालना है। और सामने वाला क्या दे रहा है कि 3 परपेंडिकुलर ट्रायड्स हैं यूनिट वेक्टर के। तीनों की डायरेक्शन में मेरे को उसने बोल दिया कि यार तीनों की डायरेक्शन में मैं 3 मैग्नीट्यूड के कंपोनेंट दे रहा हूं। इसकी डायरेक्शन में x मैग्नीट्यूड का, इसकी डायरेक्शन में y मैग्नीट्यूड का और इसकी डायरेक्शन में z मैग्नीट्यूड का। ये 3 कंपोनेंट मैंने दे दिए। आ गया? अब इन कंपोनेंट का यूज करके तो मेरे को बता कि इसके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे। समझ गए? तो इसलिए मैंने क्या किया कि ठीक है यहां x मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट था आई डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर क्या बोल दिया x आई कैप। इसके पैरेलल ये भी x आई कैप। y मैग्नीट्यूड का कंपोनेंट y डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड y, और j डायरेक्शन में तो वेक्टर हो गया y j कैप, तो ये भी y j कैप। अब आप देखो कि मेरे को O से Q जाना है, तो मैं क्या करूंगा OR प्लस RQ बराबर OQ। तो बेटा OQ कितना हो जाएगा, OR क्या हो गया x आई कैप, x मैग्नीट्यूड का I की डायरेक्शन में कंपोनेंट x आई कैप, RQ y मैग्नीट्यूड का j की डायरेक्शन में कंपोनेंट और इसी के पैरेलल इक्वल लेंथ का वेक्टर y j कैप। ठीक है, तो मैंने ये निकाल लिया। अब आपको थोड़ा सा 3D में इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको इमेजिन करवाता हूं। आप देखिए, समझना, ये ऐसा है, इस तरह की बात है। अब थोड़ा सा इमेजिन करना, ये जो 3 फेज है, एक नीचे बॉटम पे और एक इस साइड वाली साइड पे और एक आपके सामने, ये तीनों प्लेन हो गए। बात समझ में आ गई? ये तीनों क्या हो गए, प्लेन। अब अल्टीमेटली मैं जो एक्स वाई जेड बोल रहा हूं वो क्या है, आप समझना मेरी बात को। ये जो एक्स वाई जेड बोल रहा हूं मैं, ये एक्चुअल में है क्या, आप समझना कि ये यहां कोई पॉइंट है। आप समझना कि ये कोई पॉइंट है,
इस पॉइंट की अगर मैं, ये नीचे जो प्लेन है आप समझो, ये नीचे कौन सा प्लेन है, आई और जे से मिलकर बना, एक्सिस की बात करूंगा तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर बना हुआ प्लेन है। इस नीचे वाले प्लेन को मैं क्या बोल सकता हूं, एक्स वाई प्लेन। अब आप समझो कि ये जो डिस्टेंस में ले रहा हूं, ये जो पॉइंट है ये यहां पे है, तो ये जो डिस्टेंस में ले रहा हूं किससे ले रहा हूं, एक्स वाई प्लेन से, और किसके अलोंग ले रहा हूं, ये जो बीच वाली लाइन है ये जेड एक्सिस हो गया, ये के कैप हो गया। तो इससे जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, ये जेड है। जेड किससे डिस्टेंस है, एक्स वाई प्लेन से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, ये जेड है। आ गया, तो वो जेड मैं यहां देख रहा हूं कि इस पॉइंट के लिए जो सामने वाले ने बताया है कि उसकी एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितनी है, जेड। उसने सीधे पॉइंट नहीं दिया है, पोजीशन वेक्टर नहीं दिया है। फिर उसने क्या बोला है कि इस पॉइंट के लिए, ये देखो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, नीचे वाला प्लेन गायब कर दिया मैंने। अब ये क्या हो गया आपका z, और ये क्या हो गया y। अब ये YZ प्लेन, तो इससे डिस्टेंस किसके पैरेलल लूंगा, x एक्सिस के पैरेलल। ये z ये y, इससे डिस्टेंस किसके पैरेलल लूंगा, x एक्सिस के पैरेलल। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, x। तो वो जो x है वो सामने वाले ने डिस्टेंस दी है किससे, YZ प्लेन से, इस YZ प्लेन से। ये देखो ये YZ प्लेन, इस YZ प्लेन से ये जो डिस्टेंस है ये x है, इस पॉइंट की, ये बोला है उसने। फिर उसने बोला है कि XZ प्लेन, ये XZ प्लेन, ये x और ये z, XZ प्लेन से जो डिस्टेंस है वो किसके पैरेलल, इस y के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। तो ये बोलिए उसने y, मतलब अल्टीमेटली सामने वाले ने आपको क्या बोला कि इस पॉइंट की XY प्लेन से डिस्टेंस कितनी है z, YZ प्लेन से डिस्टेंस कितनी है x, और XZ प्लेन से डिस्टेंस कितनी है y। ये XZ प्लेन से डिस्टेंस y, इतना बोल दिया। अब आप इसके पोजीशन वेक्टर निकालो। इसलिए मैं इतनी माथापच्ची कर रहा हूं, और ये आपको इसलिए इतने डिटेल में जाके सिखा रहा हूं कि आगे जाके आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि यार ये पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है। ये जो हम ट्रायड्स लेते हैं आई जे के, एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, हम क्यों करते हैं ऐसा, सामने वाला ऐसा क्या देख के रखता है कि हमको ऐसा करना पड़ता है। ये तो चलिए, आई होप कि आपको ये 3D वाली बात समझ में आ गई। तो ये आप समझो कि ये जो z, ये जो डिस्टेंस है z, ये किससे दी है, एक्स वाई प्लेन से। अब मैं यहां पे ये बनाता हूं, आ गया। अब मेरे को बनाना है ओपी। आप समझना, ये 3D में है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, प्लेन है, और ये जो पैरेललोग्राम बन रहा है ना, ये यहां बन रहा है, और ये जो हाइट ले रहा हूं मैं इससे ले रहा हूं, ये यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन ये हाइट ऐसी है, कितनी है, ये z। आ गया। तो अब देखिए ये क्या हो गया, के डायरेक्शन में कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर, z मैग्नीट्यूड का। तो ये क्या हो गया, z k कैप, और इसी के पैरेलल ये भी क्या हो जाएगा, z k कैप। तो अब आप देखिए कि सामने वाले ने ये बोल के छोड़ दिया कि भाई इस पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस z है, YZ प्लेन से डिस्टेंस x है, और XZ प्लेन से डिस्टेंस y है। उसको हमने यहां पे मार्क किया x एक्सिस पे x, जो कि इस पॉइंट की कहां से डिस्टेंस, YZ प्लेन से, और XY प्लेन से डिस्टेंस कितनी z, जो कि हमने z एक्सिस पे मार्क की, और XZ प्लेन से डिस्टेंस कितनी y, जो कि हमने y एक्सिस पे मार्क की। इन तीनों के बेसिस पे मैंने कैलकुलेशन करके अब आपको OP बताता हूं। OP बराबर OQ प्लस QP आ गया। अब OP बराबर क्या हो गया, OQ कितना है बेटा, XI प्लस YJ कैप प्लस ये Z K कैप। इसलिए किसी वेक्टर को हम XI कैप प्लस YJ कैप प्लस Z K कैप लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सामने वाला आपसे क्या बोलता है कि देख इस पॉइंट की XY प्लेन से डिस्टेंस Z है, YZ प्लेन से डिस्टेंस X है, और XZ प्लेन से Y है। अब तू बता कि ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। इसके लिए ये माथापच्ची करनी पड़ती है, और ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस में अपन रिप्रेजेंट करते हैं,
ये इस तरह से आप एक्सप्लोर करिए, इस तरह से इसको समझिए कि इसका मतलब क्या है, सामने वाला क्या दे रहा है और उससे हम ये कैसे निकाल रहे हैं। तो अल्टीमेटली मेरे को जो इंफॉर्मेशन दी थी उसके हिसाब से वेक्टर ओपी क्या आया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब मैं इसका सीधा सा मतलब क्या निकालूंगा कि अगर तीन परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के ट्रायड्स हैं, तीनों की डायरेक्शन में अगर किसी वेक्टर के कंपोनेंट दिए हैं और वो आई डायरेक्शन में एक्स है, वाई डायरेक्शन में सॉरी जे डायरेक्शन में वाई है, वाई मैग्नीट्यूड का है, और के डायरेक्शन में जेड मैग्नीट्यूड का है, तो मैं उस वेक्टर को कैसे निकाल सकता हूं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। या फिर एक पॉइंट है उसका एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस कितना है जेड, वाई जेड प्लेन से एक्स और एक्स जेड प्लेन से वाई है, तो उसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ये होगा। आप दोनों तरह से इसको समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैंने टाइम जरूर लगाया है, लेकिन इसलिए लगाया है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये कर क्यों रहे, ये रिप्रेजेंटेशन हो क्यों रहा है। वो इस बात को लेके सोचते रहते हैं और अल्टीमेटली ये याद रख लेते हैं बस। बट आज के बाद आप याद तो रखोगे, लेकिन अब आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि ये क्यों होता है, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा। चलिए, क्वेश्चन करना आसान है। तो ये वेक्टर आ गया ओपी। अगर इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछता है, सिंपल मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका कुछ नहीं करना है, आपको आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और इसका रूट, ये होता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपको यहां से समझ में नहीं आए तो ऐसे सोचो कि इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 0। बचपन में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर और z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और इसका रूट ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये आप लगा सकते हैं। x2 y2 z2 ये हो गया, x1 y1 z1 0 हो गया, तो ये हो गया x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर। इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। ये सिंपली ओपी है। तो या तो मैं ओपी लिखूं या मैं इसको ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूं, एक ही बात है। ये हो गया ओपी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। केवल समझने की बात है और कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो इस तरह से ये हो गया किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। अगर उसके कंपोनेंट दिए हैं आई जे के डायरेक्शन में, तो ऐसे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस तरह से आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम आगे एक एग्जांपल भी लेते हैं कि कोई वेक्टर दिया है ओपी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। इसका अगर मैं आपसे बोलूं कि यार इस वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, तो x डायरेक्शन में कंपोनेंट है 2i कैप। तो कंपोनेंट ऑफ ओपी इन i डायरेक्शन, x की जगह बेटर क्या होगा, इक्वल्स टू 2i कैप। इन j डायरेक्शन equals to 3j cap, and in k direction equals to 2k cap। कितना है 2k cap, k डायरेक्शन में कंपोनेंट 2k cap। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, OP का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर है इसलिए साइन लेने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज उठा सकते हैं। आई का कोएफिशिएंट 2, 2 स्क्वायर, जे का 3, 3 स्क्वायर, के का 2, 2 स्क्वायर। ये देखिए कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 और 9 17। तो ओपी का मैग्नीट्यूड हो गया 17। तो इस तरह से आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो।
एक्स आई कैप कंपोनेंट इन आई डायरेक्शन, वाई जे कैप कंपोनेंट इन जे डायरेक्शन, जेड के कैप कंपोनेंट इन के डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी। इस तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं।